चलिए, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट ब्रिटिशर्स। कब से कब तक? 1772 से लेकर 1772 से लेकर ऑलमोस्ट 1848 तक। इस दौरान ब्रिटिशर्स ने क्या क्या डेवलपमेंट इंडिया में किया, उसके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अबाउट वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। वो पूछ लेंगे भाई ये डेवलपमेंट किसके राज में हुई थी, या हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन दिस थिंग हैपेंड इन इंडिया, राइट। तो इसके कार्यकाल में जो सबसे मुख्य बातें हुई होंगी, वी विल डिस्कस दैट। नाउ कम्स वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ही वाज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। आई एम राइटिंग जीजी, ओके, ऑफ बंगाल। अच्छा जी, what else did he do? He ended dual system of administration. क्या कोई बच्चा बता सकता है who started this dual system? Anybody? अगर पुरानी वीडियोस या पुराने लेक्चर्स ढंग से नोट्स बनाए हैं, स्टडी किए हैं, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में सुना है? रॉबर्ट क्लाइव स्टार्टेड डुअल सिस्टम। रॉबर्ट क्लाइव ने सर। यस, कि एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ एंड ऑर्डर कौन संभालेगा? किंग संभालेगा। एंड रेवेन्यू हु विल कलेक्ट? ब्रिटिशर्स विल कलेक्ट। इसने क्या किया, इसने जो सैलरी थी नवाब की, हर साल जो सैलरी जा रही थी, और जो मुगल एम्परर था उसको कहा फालतू के आदमी इनकी सैलरी हटाओ, कम कर दो। ठीक है, ही स्टार्टेड वन मोर सिस्टम जिसको कहते हैं लीज, या फिर इतारदेयारी सिस्टम। अब इस सिस्टम में क्या होता था, बिडिंग होती थी, बिडिंग ऑफ लैंड। बिडिंग, और बिडिंग कैसी कि भाई इस लैंड से मैं इतना रेवेन्यू जो है आपको कलेक्ट करके दूंगा। ठीक है, तो जो हाईएस्ट बिड लगाता था, मान लो एक लैंड से कोई कह रहा मैं 100 रुपए लेके आऊंगा, कोई कह रहा 200 रुपए लेके आऊंगा, तो जो जितनी ज्यादा बिड करता था ही यूज टू गेट दैट लैंड ऑन लीज। ठीक है, और कब तक? मैक्सिमम 5 years। अच्छा, उसके बाद व्हाट एल्स डिड ही डू? इनकी ट्रेजरी थी। ट्रेजरी बोले तो जहां पैसा जमा होता, TREASUR। कहाँ पर थी? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद। उन्होंने मुर्शिदाबाद से उसको कहाँ शिफ्ट कर दिया? कैलकाटा। और कैलकाटा ही अंग्रेजों की नई कैपिटल थी। ठीक है, उसके बाद ही एस्टेब्लिश्ड सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स। सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स इंडिया के अंदर इसने स्थापित किए। ठीक है, इसने जो सिस्टम शुरू हुआ था दस्तक का, अबॉलिश की स्पेलिंग गलत है, ABOLISH, अबॉलिश्ड दस्तक, या जो फ्री पासेस मिलते थे जिसकी वजह से जो इनके ब्रिटिशर्स के जो ऑफिशियल्स थे वो भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके थे, अपना प्राइवेट बिजनेस, तो उसने आके इस दस्तक को भी खत्म किया। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ तक नोट डाउन हो गया भाई। 1781 के अंदर इसने कैलकाटा मदरसा बनाया। कैलकाटा मदरसा, मदरसा। ठीक है, यहाँ पे इस्लामिक जो है स्टडीज करवाई जाती थी। 1784 के अंदर इसके ही राज में एशियाटिक सोसाइटी का गठन हुआ। एशियाटिक सोसाइटी, क्या कोई बता सकता है किसने स्थापना की थी? हु एस्टेब्लिश्ड दिस सोसाइटी? बाय विलियम जोन्स। ठीक है, क्वेश्चन कैसा आएगा कि हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया
When Asiatic Society of Bengal was established, तो आंसर विल बी वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। इसी के कार्यकाल में 1773 के अंदर, एक मिनट, कोई बच्चा आया है, अंशुल इज देयर। 1773 के अंदर फर्स्ट रोहिला वॉर होता है। फर्स्ट रोहिला वॉर। ठीक है। और इसी के राज में एक आदमी था, चार्ल्स विल्किंस। He translated गीता into इंग्लिश। गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने। किसके टाइम पीरियड में? वारन हेस्टिंग्स के। ठीक है। अब जो ये रोहिला वॉर का जिक्र हो रहा है, ये किस किस के बीच में हुआ था? शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला जो कि कहाँ का नवाब था भाई? अवध का। और ब्रिटिशर्स ने इसका साथ दिया था किसके खिलाफ? रोहिला के खिलाफ। वर्सेस रोहिलास। ठीक है। और वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे ही फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था। ठीक है। और ट्रीटी ऑफ सालाबाई। ट्रीटी ऑफ सालबाई भी इसी के टाइम पीरियड पे साइन हुई थी। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो मैसूर वॉर भी इसी के टाइम पे हुआ था। और एकमात्र गवर्नर जनरल हु फेस्ड इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट। जब ये लंदन गया तो इसके ऊपर इम्पीचमेंट का मुकदमा भी चला 7-8 साल, बट उसके बाद ये बरी हो गया। इंडिया में इसने बहुत गलत गलत काम किए थे, जिसकी वजह से इसके ऊपर इम्पीचमेंट लगाया गया, बट फाइनली इसको रिलीव कर दिया गया था। ठीक है। अच्छा जी। इसी के टाइम पे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आई थी। ठीक है। अब क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ जाते हैं कि भाई रेगुलेटिंग एक्ट, वो क्या कहेंगे, काफी सारे ऑप्शंस दे देंगे और कहेंगे भाई ये चीज किस रेगुलेटिंग एक्ट में थी। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्या था। बेसिकली दिस वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश कंपनी नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट, टू टेक कंट्रोल एंड रेगुलेट EIC अफेयर्स। कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कर रही है, जो भी उसके अफेयर्स हैं, उस पे किसका कंट्रोल होना चाहिए? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ये इनकी पहली हम कह सकते हैं दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। धीरे धीरे ये लोग बढ़ते रहे। उस समय एक आदमी था जिसका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। इसके नेतृत्व में कमेटी हुई थी, गठित हुई थी, जिसने रिपोर्ट दी थी कि कैसे ब्रिटिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, कैसे उसके ऑफिशियल्स जो हैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट मेक कर रहे हैं, बट ईस्ट इंडिया कंपनी बैंक करप्सी की तरफ बढ़ रही थी। बैंक करप्सी। व्हाट इज बैंक करप्सी? कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है बिजनेस करने के लिए, इसीलिए वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से लोन मांग रही थी। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह पता था कि ऑफिशियल्स अगर रिच हो रहे हैं तो ये कंपनी लॉस मेकिंग क्यों है। ठीक है। इसलिए लॉर्ड नॉर्थ की एक कमेटी गठित हुई, जिसने देखा कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बहुत अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है, इसके ऑफिशियल्स अपना पैसा बना रहे हैं, लोगों का शोषण कर रहे हैं, और जो कि बहुत गलत है। इससे इंग्लैंड का भी नाम जो है बदनाम हो रहा था। ठीक। अब इसकी जो कमेटी का गठन हुआ, इसने जो रिपोर्ट्स दी, और इसके बाद जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया उसमें क्या क्या था? सबसे पहले जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, मद्रास
प्रेसिडेंसीज, वो किसके अंडर में ये लेके आ गए? कैलकाटा के अंडर। यानी जो अभी तक एक ही थे, मान लो कैलकाटा वाला, बॉम्बे वाला और मद्रास वाला, जो भी गवर्नर जनरल रहा होगा या जो भी उनका हेड रहा होगा, आपस में दोस्त रहे होंगे अगर, एकदम से ये रूल आने के बाद जो कलकत्ता वाला था वो इनका सबका सीनियर हो गया। ठीक है। और गवर्नर ऑफ बंगाल की जो पोस्ट थी, गवर्नर ऑफ बंगाल की जो पोस्ट थी, वो चेंज किस में हो गई? गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम या फिर बंगाल। ठीक है। और ये पोस्ट 5 साल के लिए वैलिड हो गई। जैसे अब अपना इलेक्शन होता है इंडिया में 5 साल के बाद, वैसे ही ये 5-5 साल के लिए गठित होंगे, ऐसा इन्होंने रूल बना दिया। ठीक है। इसी रेगुलेटिंग एक्ट की वजह से इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ। सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ कहाँ पे? कैलकाटा में। कैलकाटा, कैलकाटा के अंदर सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है। और इसके पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इंडिया की बात अभी नहीं करेंगे, वो बने एलिजा इम्पे। ये फर्स्ट चीफ जस्टिस थे इस सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है जी। और जब ये रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसकी वजह से गवर्नर जनरल वाज मेड ऑलमोस्ट पावरलेस। इसकी पावर ही छीन ली कि भाई तुम लोग क्या करने गए हो वहां पे? शासन करने गए हो, बिजनेस करने गए हो, तुम क्या करने गए हो? तुम केवल अपने काम पे ध्यान दो, इधर उधर ज्यादा मतलब एम्पायर बढ़ाने की मत सोचो। ठीक है। और इसके साथ साथ ये कहा गया कि कोई भी ऑफिशियल अपना प्राइवेट बिजनेस नहीं करेगा वहां पे, कि सामान तुम ईस्ट इंडिया कंपनी का लेके जाते हो, अपना करके बेच देते हो, वो भी अलाउड नहीं होगा। ठीक है। ये इसके अंदर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंदर हुआ। मेन तो यही है, सुप्रीम कोर्ट का गठन होना। फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन था ये आपको पता होना चाहिए। गवर्नर ऑफ बंगाल से पोस्ट चेंज हो गई, गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम या फिर बंगाल। ठीक। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी किसके अंडर आ गई? कोलकाता प्रेसिडेंसी के अंडर। और ये किसकी रिकमेंडेशंस पे हुआ था? लॉर्ड नॉर्थ कमेटी की रिकमेंडेशंस पे इस पे फैसले लिए गए थे। आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं। अंशुल आ गया है? इज माई वॉइस ऑडिबल? हाँ भैया। ओके। नेक्स्ट इज पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके बाद क्या आता है भाई? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब उस समय का जो पीएम था इंग्लैंड का, वो ये पेशकश रखता है, जिसका नाम था विलियम पिट द जूनियर। ठीक है। ये उस टाइम का इनका पीएम था इंग्लैंड का। और इसके क्या बोलेंगे, इसकी रिकमेंडेशंस पे पिट इंडिया एक्ट आता है इंडिया के अंदर। अब इसके अंदर क्या हुआ? एक डुअल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन की बात की गई। अब डुअल गवर्नमेंट कैसे? कि भाई जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स, और एक हो गए कॉमर्शियल फंक्शंस। दो फंक्शंस ये लोग देख रहे थे, कमर्शियल फंक्शंस। इनके फंक्शंस को डिवाइड कर दिया गया कि भाई पॉलिटिकल अफेयर्स जो है वो देखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसके अंदर 6 मेंबर्स होंगे। ठीक है। और ये देखेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या थे? मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स, या जिनके पास मैक्सिमम शेयर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो बन गए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल गवर्नमेंट के अंडर आ गया। अब यहाँ से जो पॉलिटिकल अफेयर्स ईस्ट इंडिया कंपनी का था, वो चला गया है गवर्नमेंट के पास। ठीक है। और इसके अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज थी, टेरिटरीज, उनको क्या कहा गया? नाउ दीज आर ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। यानी अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी की नहीं है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की ये जमीन धरती हो गई है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का जो गठन हुआ था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा,
उसके लिए कहा गया जो सुप्रीम कोर्ट है वो केवल और केवल ब्रिटिश से रिलेटेड मामले सुनेगी, ये इंडियंस के लिए नहीं है। ठीक है। और जो भी ब्रिटिश से सब्जेक्ट्स हैं, ब्रिटिश सब्जेक्ट्स बोले तो बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस ब्रिटिश पीपल से रिलेटेड कोई भी फैसले होंगे वो यहाँ पे लिए जाएंगे। इंडिया से या इंडियन लॉ एंड ऑर्डर से इसका कोई संबंध नहीं था। ठीक है। और एक और कि भाई गवर्नर जनरल जो था वो कभी भी जो छेड़ देता था इंडिया में, तो गवर्नर जनरल कहीं पे भी वॉर डिक्लेयर नहीं करेगा विदाउट द परमिशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की मंजूरी पहले उसको लेनी होगी, उसके बाद वो युद्ध करेगा। बट ये जो फैसला था ऑलमोस्ट वैलिड नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया या इस पे काम नहीं कर पाए ये लोग? क्योंकि अगर युद्ध छिड़ गया, मान लो किसी ने इंडिया पे इनके ऊपर हमला कर दिया इंडिया के अंदर, अब ये इसको चिट्ठी लिखेगा, 3 महीने में चिट्ठी पहुंचेगी और 3 महीने बाद ये इनका जवाब आएगा, तो 6 मंथ्स के लिए गवर्नर जनरल क्या पिटता रहेगा? तो ये जो वैलिडिटी थी इस चीज की, ये मान्यता नहीं प्राप्त कर पाई। और जनरली अगर ये जैसे कोई लड़ाई होती थी ये लिख के तो भेज देते थे, बट जो पार्लियामेंट था इट वाज फोर्स्ड टू गिव इट्स नॉड, ओके यू कैन गो अहेड विद द वॉर। क्यों? क्योंकि 3 महीने तक इट्स ऑब्वियस कि 6 महीने हो जाएंगे चिट्ठी पहुंचते पहुंचते, इतने गवर्नर जनरल क्या करेगा? ठीक है। इसके बाद आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793। कॉर्नवालिस के आने पे जो चेंजेस आए और जो रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट से चेंजेस हुए इंडिया की इसके अंदर, वो ये था कि मान लो जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स था, रॉबर्ट क्लाइव था, ये केवल और केवल क्लर्क्स थे कंपनी के, जो कि अपने काबिलियत के दम पे आगे बढ़ते गए और गवर्नर जनरल की पोस्ट तक पहुंच गए। और जो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद जो लोग आ रहे हैं या जो बड़े बड़े लोग आएंगे अभी इन फ्यूचर जो हम स्टडी करेंगे, वो बहुत ही हाई क्लास सोसाइटी से थे, एरिस्टोक्रेट्स थे वहाँ के इंग्लैंड के, और इनको डायरेक्ट ये पोस्ट दे दी गई। ये कंपनी से संबंधित नहीं थे, वहाँ की गवर्नमेंट में इनके लिंक्स थे, जिसकी वजह से इनको सीधा गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में एक और फैक्ट आपको मैं बता दूं कि ही वॉज द कमांडर ऑफ ब्रिटिश आर्मी जो हार गई थी कहाँ पर? अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। ठीक है। ये उस आर्मी का कमांडर था जहाँ पे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो रही थी या इंग्लैंड वहाँ हार गया था, उसका जो कमांडर था ही वॉज लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। इसने कुछ अच्छी चीजें जो की इंडिया में, ही लेड फाउंडेशन फॉर इंडियन सिविल सर्विस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। भैया यस। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल भी लाया था ये। करेक्ट 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 करेक्ट। आगे चल के अभी वी विल डिस्कस और ऑन द और बेसिस। इसने कॉर्नवालिस कोड भी निकाला था ना एक अपना, क्या? कॉर्नवालिस कोड। कोट? COURT यू आर टेलिंग? नहीं, CODE, कॉर्नवालिस कोड। इसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा, ये मेरे आया नहीं, मैं एक बार देखूंगा देन आई विल कमेंट ऑन दैट। ठीक है। इसने कहा जो ICS है ये ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट होना चाहिए। ठीक है। और इसने ये देखा क्योंकि लोग जो थे कंपनी के अपना बिजनेस कर रहे थे, तो इसको समझ में आए अपना बिजनेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनकी सैलरीज बहुत कम है। तो इसने उनकी सैलरी भी बढ़ा दी, ये रेज्ड देयर सैलरीज, सैलरी ऑफ द EIC ऑफिशियल्स। ठीक है। इसकी एक खासियत थी कि इंडियंस को बहुत ही ज्यादा छोटा समझता था, और इसने क्या कर दिया, यूरोपियनाइजेशन, यूरोपियन यूरोपियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज। इसके अंदर इसने सारे हिंदुस्तानियों को नौकरी से हटवा दिया, चाहे वो क्लर्क था चाहे वो कुछ भी था। छोटी से छोटी पोस्ट पर कौन होना चाहिए? ब्रिटिश होना चाहिए, ब्रिटिशर्स होने चाहिए। ठीक है। उस समय एक दार्शनिक हुआ करता था जिसका नाम है रोसो।
इंग्लैंड के अंदर। ही वॉज अ फिलोसफर जिसने आइडिया दिया था सेपरेशन ऑफ पावर। इसने इसको इंडिया में लागू किया और इंडिया में आज भी लागू है। जैसे कि हमारे 3 विंग्स हैं, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, और एक और कौन सा है, कोई बता सकता है? लेजिस्लेटिव। करेक्ट। तो सेम कॉर्नवालिस ने किया कि भाई पुलिस के मामले पुलिस देखे, कोर्ट के मामले कोर्ट देखे। ठीक है, ये आइडिया किसका था? इसका था। इंडिया में लेकर कौन आया? लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आया, ये आपको पता होना चाहिए। इसने हिंदू एंड मुस्लिम के लिए सेपरेट जो है लॉ कोडिफाई करवाए थे। कोडिफाई कि भाई जो हिंदुओं में हिंदू रूल के हिसाब से सजा होती है वो करो और मुस्लिम के हिसाब से मुस्लिम को दो। ठीक है। 1791, दिस इज इम्पोर्टेंट, इसने संस्कृत कॉलेज बनवाया, एक संस्कृत कॉलेज। और ये कहाँ था? बनारस के अंदर। बनारस। ठीक है। जहाँ पर, अच्छा ये सबसे पहले ये देखो, ये बनवाया किसने था? बाय जॉनथन डंकन। जॉनथन डंकन। ठीक है। और इसमें बेसिकली क्यों बनवाया गया था कि भाई हिंदू लॉज के बारे में पढ़ो, हिंदू लॉज के बारे में पढ़ोगे तभी तो इन पे शासन कर पाओगे। इसीलिए संस्कृत कॉलेज का गठन करवाया गया बनारस में लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे। इसी ने इंडिया के अंदर, पहले क्या होता था, जमींदार होते थे, उनके पास वो अपने लठमार होते थे, उनसे वो अपना पैसा वसूली करते थे। बट इसने क्या कहा? नहीं, रेगुलर पुलिस होनी चाहिए। रेगुलर पुलिस फोर्स का गठन करवाया। ठीक है। इंडिया में जो आज तक हम जिसको बोलते हैं थाना, थानों का निर्माण हर डिस्ट्रिक्ट में करवाया और हर थाने का इंचार्ज दरोगा, जो आज भी यूपी में बोला जाता है कि दरोगा जी आए। ठीक है। किसके अंडर होंगे थाने? दरोगा के अंडर। ये जो दरोगा होंगे ये इंडियन होंगे। ठीक है। ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में भाई। अच्छा, इसी के बाद एक और आता है, जॉन शोर। कोई ज्यादा महान व्यक्ति तो ये था नहीं। 1793। अंशुल, जो भी तुम्हारे पॉइंट्स हैं मैं नोट डाउन कर लिए, इन पे डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे ये फाइनेंशियल एडवाइजर था। ही वॉज द फाइनेंशियल एडवाइजर, या मैं कहूँ रेवेन्यू एडवाइजर एट द टाइम ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके। और इसने, इसके टाइम पे ज्यादा कुछ हुआ नहीं। क्यों? ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। नॉन इंटरवेंशन। अब ये कौन सी पॉलिसी है भाई नॉन इंटरवेंशन की? कि हम इंडिया के किसी राज्य में इंटरफेयर नहीं करेंगे। वी विल नॉट इंटरवीन इन एनी मैटर्स रिलेटेड टू द इंडियन किंगडम्स। ठीक है। अनटिल एंड अनलेस इट कम्स ऑन ईआईसी, जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी पर उसका कोई प्रभाव नहीं आता है, वी विल नॉट इंटरवीन। तो इसके दो ही मुख्य थे, ये इतना ज्यादा कुछ था नहीं। अब नेक्स्ट वाला इज इम्पोर्टेंट, नेक्स्ट वाले के ऊपर हम भैया थोड़ा, इसमें ये हाँ, चार्टर एक्ट भी तो लाया था 1793 में। 1793 का चार्टर एक्ट, यस। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? अंशुल। जो इम्पोर्टेंट है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं तुम्हारे को स्टडी करवा रहा हूँ, चिंता मत करो। और जो भी तुम बोल रहे हो ना वो हम पढ़ेंगे पॉलिटी के अंदर। ओके चार्टर भैया। एक्ट वो दोबारा पढ़ने हैं। अभी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो कि भाई हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट थे। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 वो पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिक्स मत करो अभी, जैसे चल रहा है ना इसको चलने दो। डोंट वरी, एक एक टॉपिक कवर करवा दूंगा यार। ठीक है। वो पॉलिटी में दोबारा पढ़ने हैं अपने को। अभी सिर्फ हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि भाई कैसे कैसे इंडिया के अंदर डेवलपमेंट ये लोग कर रहे हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट। रिचर्ड वेस्ली 1798 से 1805, ये अपने आप को बंगाल टाइगर कहलवाता था कि भाई कॉल मी एज बंगाल टाइगर, या ये अपने अपने आप को बंगाल टाइगर समझता था। इसके बारे में कुछ बता सकते हो अंशुल? हमने पिछली क्लासेस में कुछ पढ़ा है इसके बारे में। भैया निजाम ऑफ हैदराबाद था। निजाम से रिलेटेड है, पर क्या? सब्सिडरी अलायंस इसने स्टार्ट एंड भैया किया था।
कॉलेज भी इसने कोलकाता में फाउंडेड किया था। करेक्ट। तो इसने सब्सिडरी अलायंस जो है शुरू किया इंडिया में, शुरू भी नहीं किया इसने, आते ही लेटर्स लिखने शुरू किए, ठीक है कि भाई तुम ये सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट कर लो, हम तुम्हारी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, ठीक है। पहला बंदा जो सब्सिडरी अलायंस जिसने साइन किया दैट वाज इन 1798, और जैसे अंशुल ने कहा ही वाज निजाम ऑफ हैदराबाद। HYD लिख रहा हूँ, यू राइट फर्स्ट फुल। ओके। उसके बाद 1799 तंजौर एंड सूरत। इसी दौरान इन्होंने मैसूर के अंदर उस बच्चे से साइन करवाए थे, अंगूठा लगवाया था। क्या उस बच्चे का नाम बता सकते हो? कल ही पढ़ा था, जो 5 साल का बच्चा था जिससे इन्होंने साइन करवा लिए थे। अंशुल बता सकते हो? भैया नाम तो याद नहीं है। कृष्ण राजा थ्री, ठीक है, वोडियार डायनेस्टी का था वो, जिस 5 साल का बच्चा अंग्रेजों ने उसको बना दिया, टीपू सुल्तान की फैमिली को वेलोर भेज दिया था। और वेलोर के अंदर वो म्यूटनी होती है, फेमस म्यूटनी, जिसके बारे में कल डिस्कस किया था, आज भी पढ़ेंगे। 1801 के अंदर अवध को कब्जा लेते हैं। बट अब ये सब्सिडरी अलायंस में क्या था, या तो एक्सेप्ट कर लो या नहीं करना है तो पैसा दे दो। अवध के पास पैसा भी नहीं था और वो एक्सेप्ट भी नहीं। इन्होंने क्या किया, जमीन दे दी। तो उस जमीन से इन्होंने क्या एनेक्स किया, एनेक्सेशन ऑफ रोहिलखंड। ये हिस्सा इन्होंने कब्जा लिया अंग्रेजों ने, रोहिलखंड। 1802। अंशुल कैन यू टेल 1802 में क्या हुआ था? अभी तक की जो क्लास में हमने पढ़ा है। प्रेरणा। मराठा वार से मैसूर वालों से रिलेटेड है या मराठा से रिलेटेड है, जल्दी बताओ। ट्रीटी हुई थी भैया। हे भगवान। गायकवाड़ और पेशवा ने एक्सेप्ट किया था, और 1803 के अंदर स्किंदिया और भोसले ने एक्सेप्ट किया था। ट्रीटी इनकी याद करनी है कि भाई भोसले ने कौन सी ट्रीटी याद की थी कह रहा हूँ, साइन की थी, और स्किंदिया ने कौन सी की थी। 1810 तक सारा राजस्थान के जितने भी राजपूत स्टेट्स थे, राजस्थान की ऑल दी राजपूत स्टेट्स साइंड सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। तो ये रिचर्ड वेस्ली का मूव था। जैसे कि अंशुल ने कहा कि ही ओपनड व्हाट, फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है, एट कैलकाटा। पर ये बंद हो गया था अंशुल, अगर आपको जानकारी है तो, 1802 के अंदर। इसको इंग्लैंड की सरकार ने बंद करवा दिया, क्या कह के कि भाई इसकी जरूरत नहीं है अभी। इसके अंदर ये अपने ऑफिशियल्स को हिंदी और इधर की लोकल लैंग्वेजेस सिखा रहा था ताकि इनको आसानी हो, बट उसने कहा अभी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट, छोटा सा है, सर जॉर्ज बार्लो। साल देखो और बताओ इसके अंदर क्या हुआ होगा 1805 से 1807। क्या कोई बच्चा बता सकता है इस दौरान क्या हुआ था इतिहास में? एनीबडी? अपनी प्रीवियस नोट्स चेक करो, जल्दी बताओ। भैया पहला सिपाही विद्रोह हुआ था इसमें। करेक्ट। तो म्यूटनी ऑफ वेलोर, दिस इज वेरी फेमस, म्यूटनी ऑफ वेलोर टुक प्लेस इन 1806, और उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? सर जॉर्ज बार्लो। ओके। इसके काल के लिए बस यही इंपॉर्टेंट है। और अब नेक्स्ट हम इसी स्लाइड पे पढ़ लेते हैं। उसके बाद आएगा लॉर्ड मिंटो वन। लॉर्ड मिंटो वन 1807 से 13। ये एक्चुअली टेम्पररी बंदा था, जो सर जॉर्ज बार्लो था, ये वॉज अ टेम्पररी गवर्नर जनरल, 2 साल के लिए बना था। दिस इज इम्पोर्टेंट, लॉर्ड मिंटो वन के दौर में हुआ था ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अमृतसर, जहां तक मुझे याद है तो रंजीत सिंह उस समय राजा थे,
और क्या ट्रीटी हुई थी कि जो इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि सतलुज नदी जो है उससे ऊपर सारा रंजीत सिंह का और सतलुज से नीचे नीचे ब्रिटिशर्स का एरिया रहेगा और ना रंजीत सिंह इन पे अटैक करेंगे ना ब्रिटिशर्स इन पे अटैक करेंगे। पर ब्रिटिशर्स तो झूठे थे, बट रंजीत सिंह ने इनकी बात मान ली थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ठीक है। और इसी के काल में आया था चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब इसके बारे में पढ़ते हैं 1813 का चार्टर क्या कहता है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय चार्टर। चार्टर एक्ट तो आप पढ़ रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है। चार्टर एक रिटन डॉक्यूमेंट होता था जो गवर्नमेंट लिख के देती थी अपनी जो भी कंपनी काम कर रही है बाहर। उस चार्टर के अंदर ये होता था कि व्हाट आर द राइट्स एंड प्रिविलेजेस दैट ऑफिशियल्स या फिर एम्प्लॉयज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विल हैव। ओके, दैट वाज रिटन इन द चार्टर। और चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में ये आया था कि भाई हर 20 साल में एक चार्टर आएगा जो कंपनी के राइट्स और प्रिविलेजेस के बारे में उनको बताता रहेगा। इस चार्टर के अंदर एक खासियत थी, इन्होंने ये कहा कि ₹1 लाख हर साल एनुअली वी विल गिव फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, मॉडर्न एजुकेशन। ठीक है। बट ये भी विवादित रहा, काफी कंपनी ने अपोज किया, 10 साल तक इसका विरोध होता रहा, फाइनली 10 साल के बाद ही आया पैसा। इसी के अंदर कहा गया जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, देखो अभी 1813 का जो दौर है वो इंग्लैंड के अंदर क्या रुख लेके आया है कि वहां पे छोटे छोटे जो मर्चेंट्स थे वो भी बहुत रिच होने लग गए थे। इंग्लैंड के अंदर बहुत पैसा आ रहा था। अब क्योंकि छोटा मर्चेंट भी बड़ा हो रहा है, तो ऐसे छोटे छोटे मर्चेंट्स जो हैं अब आवाज उठाने लगे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, और पार्लियामेंट में अपना जो रिप्रेजेंटेटिव था उसके थ्रू अपनी आवाज पहुंचाने लगे थे कि हमें भी अधिकार है कि हमें भी बाहर जाके जो है रूल बोल रहा हूँ, ट्रेड करने का राइट हमें मिलना चाहिए। उसी टाइम पे जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो कह रहे थे भाई हम भी जाएंगे बाहर, हम भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। ब्राउन्स को, इंडियंस को क्या कहा जाता था, ब्राउन्स। ब्राउन्स को सिविलाइज सोसाइटी बनाने का अधिकार हमारा है, ये केवल ईस्ट इंडिया कंपनी की ही मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। तो एवरीबडी स्टार्टेड अपोजिंग द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब इस पे इतना विरोध जब हो रहा था वहां के पार्लियामेंट में, तो फाइनली चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आता है। और ये बात हुई एजुकेशन की कि इंडिया को भाई मॉडर्न बनाओ, ये कैसा बैकवर्ड एरिया है और ये कोई कंट्री नहीं है, अनसिविलाइज लोग हैं। तो क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया, मिशनरीज। ठीक है। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि क्रिश्चियन जो मिशनरीज थे इंडिया में कौन सी एक्ट के थ्रू अलाउ किए गए थे, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ओके। और इससे मोनोपोली जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो खत्म कर दी गई। ठीक है। पर मोनोपोली तो खत्म हो गई, बट ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि भाई दो धंधे हमारे ऐसे हैं इस पे हमें काम करने दो। कौन कौन सा। एक तो टी, अंग्रेजों को चाय बहुत अच्छी लगती थी कि भाई चाय का धंधा हम नहीं छोड़ेंगे। दूसरा, बिजनेस विद चाइना। चाइना को क्या सप्लाई करते थे ये लोग, ओपियम, जो तुम बात कर रहे थे उस दिन, अंशुल। चाइना को ओपियम सप्लाई करते थे, ड्रगिस्ट बना दिए थे ये लोग। और वहां से लेके आते थे सिल्क, जो इंग्लैंड ये लोग ट्रांसपोर्ट कर देते थे। ठीक है। अच्छा। और तीसरा जो हुआ, जो मर्चेंट्स थे, छोटे मर्चेंट्स, उनको भी ट्रेड राइट्स मिल गई इंडिया के अंदर कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा जो मर्चेंट्स हैं वो भी इंडिया में आके अपने ऑफिसेज खोल सकते हैं, या जो वहाँ की छोटी कंपनीज थी अदर देन ईस्ट इंडिया कंपनी, दे कैन ऑल्सो कम एंड ट्रेड इन इंडिया। दिस वॉज इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। और ये 20 साल के बाद दूसरी आएगी 33, और लास्ट आएगी 53, ये तीन पढ़नी है। ठीक है अंशुल। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड
फ्रांसिस हेस्टिंग्स। ये भी बड़ा खुरापाती व्यक्ति था। ये आगे बढ़ना चाह रहा था, जैसे कि ये आया था हमारा वेल्सली सब्सिडरी अलायंस लेके कि इंडिया के अंदर अपना एम्पायर कैसे बढ़ाया जाए। तो इन्होंने ठाके नेपाल पे हमला कर दिया। तो उस समय किसके राज में गोरखा वार हुआ था? फ्रांसिस हेस्टिंग्स। ठीक है, इसने नेपाल के ऊपर हमला कर दिया। इसी के राज में कल की क्लास में हमने एक चीज पढ़ी थी। क्या कोई बता सकता है व्हाट इज दिस? अंशुल, व्हाट आर पिंडारीज? प्रेरणा। शांत काहे हो गए भाई? कल की क्लास ली थी। चलिए मैं बता देता हूँ। पिंडारीज वो सोल्जर्स थे क्योंकि इन्होंने आगे क्या कहा, भाई हमारे आदमी रहेंगे। और क्योंकि सब्सिडरी अलायंस जो साइन कर लेगा वो अपनी फौज खत्म करेगा और ब्रिटिश आर्मी को वहां रखा जाएगा। ब्रिटिश आर्मी का खर्चा कौन उठाएगा? राजा उठाएगा। उनकी सैलरी कौन देगा? राजा देगा। और अपनी सेना हटा देगा। तो पिंडारीज वे लोग थे जो सेना का कभी हिस्सा रहे थे, अब वो डकैत बन गए थे। ठीक है। तो डकैत को उस टाइम पे पिंडारीज कहा गया था। ये सेंट्रल इंडिया के अंदर इन्होंने बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी क्योंकि ये बिजनेस होने ही नहीं देते थे, लूटपाट मचाते थे। ठीक है। तो फ्रांसिस हेस्टिंग्स के दौर में ये चार मुख्य चीजें। इसके अलावा 1817 में राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय और डेविड हेयर इंडिया के अंदर हिंदू कॉलेज का गठन करते हैं। हिंदू कॉलेज कहाँ पर? कैलकाटा में। ठीक है। और ये बेसिकली वेस्टर्नाइजेशन के लिए था, वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए इंडियंस को। ठीक है। वेस्टर्न एजुकेशन फॉर एक्चुअली इंग्लिश। चलिए इसके आगे चलते हैं। एक और इवेंट 1817 के अंदर हुआ। 3 संस्कृत कॉलेजेस, संस्कृत कॉलेजेस बनवाए गए। कहाँ कहाँ? कलकत्ता, आगरा और दिल्ली के अंदर। ठीक है। और ये थोड़ा सा लिबरल किस्म का इंसान था। इसने फ्रीडम ऑफ प्रेस पे जोर दिया और सेंसरशिप सेंसरशिप को अबॉलिश किया। ठीक है। इन 1799 मीडिया के ऊपर सेंसरशिप लगाई किसने थी? वेल्सली। वेल्सली के टाइम में सेंसरशिप थी मीडिया के ऊपर। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। विलियम बेंटिक। ठीक है। एकमात्र ऐसा बंदा जिसने इंडियंस के लिए कुछ किया। इसके लिए एक बात कही जाती है कि ही एक्टेड वेयर अदर्स टॉक्ड। जो केवल बात करते थे पार्लियामेंट में बैठ के कि भाई इंडियंस की भलाई के लिए ये करो ये करो ये करो, दिस पर्सन एक्चुअली डिड व्हाट वाज सपोज टू बी डन। ठीक है। इसने बहुत अच्छे कानून लेके आए। 1829 के अंदर सबसे पहले सती को बैन किया। उसके बाद फीमेल फोर्टिसाइड, या स्पेलिंग फीमेल इनफेंटिसाइड, इनफेंटिसाइड को बैन किया। ठीक है। ह्यूमन सैक्रिफाइस को बैन किया। ये किसी एजुकेशन बोलते हैं ना इसको। एक मिनट, क्या बोल रहे हो अंशुल? इसको फादर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन भी बोलते हैं ना, करेक्ट। इन इंडिया में जो लाया। ह्यूमन सैक्रिफाइस। ठीक है। उसके बाद इसी के दौर में
छोटे मोटे गुंडे जो थे इंडिया के अंदर बहुत हो गए थे, जिनको कहा जाता था ठग्स। ठग्स और डकैत में क्या फर्क है, कोई बता सकता है? सुलेमन कर्नल था उस टाइम का, जिसने विलियम बेंटिक के टाइम पे ठग्स को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। ठग्स क्या थे? जो व्यापारी जैसे जा रहा है, उसको कुछ खिला पिला दिया, वो बेहोश हो गया और उसका सामान लेकर भाग गए, ये थे ठग्स। और डकैत बंदूक की नोक पे चोरी करना, उत्पात करना, यानी वो बड़े स्तर के डाकू थे, ये छोटे मोटे। ठीक है। इसने भी नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी अपनाई, नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी अपनाई। ठीक है, कि भाई जो राज्य जैसा काम कर रहा है करने दो, अगर हम पे हमला होगा तो हम देख लेंगे। ठीक है। जिस 5 साल के बच्चे की अभी हम बात कर रहे थे, जिसने अंगूठा लगाकर सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था, अब वो जब बड़ा हुआ, अब देखो उसने कब 1800 सॉरी 1800 बोल रहा हूँ, 1799 के अंदर एक्सेप्ट किया था। अब ये 1828 के अंदर आया है बंदा, देखो 1799 से 28, तो वो ऑलमोस्ट वो लड़का जो है 29-30 साल का हो चुका है यहाँ। ठीक है, और वो बिल्कुल बेकार राजा बना। ठीक, जो 5 साल की उम्र में राजा बन जाए और साइन वाइन कर भी दे, वो भी ऐसे फैसलों पर, तो समझ लो वो कैसे राजा बनेगा। तो ही एंडेड मिस गवर्नमेंट इन मैसूर, जो उस राजा की शासन था उसको खत्म किया, और वो राज्य किसको दे दिया अब? लॉर्ड क्यूबन को, कि भाई तू जाके संभाल, अब इसके हाथ में दे दिया। जो सैलरी पहले किसी ने बढ़ाई थी, क्या नाम है उसका, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो सैलरी बढ़ाई थी ऑफिशियल्स की, इसने दोबारा से उनको रिड्यूस कर दिया। ठीक है, ही रिड्यूस द सैलरी ऑफ द ऑफिशियल्स की, भाई फाइनेंशियल कंडीशन जो है कंपनी की उस पर लोड पड़ रहा है। इसी के राज में, दीज क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट। महलवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम जो है, ये अभी दोबारा डिस्कस करेंगे हम। महलवारी, जैसे वो बोल रहा था परमानेंट वाला, और ये सब दोबारा से डिस्कस करेंगे। ठीक है, महलवारी सिस्टम इसने शुरू किया। ठीक है, ही ओनली गेव द आइडिया कि भाई लोकल लैंग्वेजेस का प्रयोग करो कोर्ट के अंदर, इंग्लिश का नहीं, लोकल लैंग्वेज इन द कोर्ट्स। ठीक है। उसके बाद अंशुल जैसे बोल रहा था, इसी के दौरान एक कमेटी बनी थी, किसके अंडर में? मैक्यूले, मैक्यूले कमेटी। ठीक है, ये एजुकेशन के ऊपर बनी थी, और इसके तहत ये कहा गया कि इंडिया के अंदर इंग्लिश ही ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है। उसके बाद 1835 के अंदर इसने कैलकाटा मेडिकल कॉलेज की नींव रखी, मेडिकल कॉलेज की फाउंडेशन रखी। और इसी के राज में चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 क्या था। CHARTER, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब ये 20 साल पूरे हो चुके हैं, और अब देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या दुर्गति होने वाली है। सबसे पहली लाइन जो उसमें थी, इसकी जो मोनोपोली थी, कंप्लीट एंड ऑन मोनोपोली ऑफ EIC। अब ये जो भी था इनका काम धंधा, अब भाई तुम रहने दो, अब हम संभाल लेंगे, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो पोस्ट थी, वो बना दी गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो हमारा लॉर्ड बेंटिक था, बेंटिक, वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, और नेक्स्ट डे से वो बन गया फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है भाई लोग। उसके बाद इस चार्टर एक्ट के थ्रू आया कि भाई ओपन कंपटीशन करो सिविल सर्विसेज का, ओपन कंपटीशन, कि भाई इंडियंस भी इसमें अलाउड होंगे। ये नहीं कि किसी का बड़े घर का बेटा है तो उसको बना दो। जो चार्टर एक्ट 1813 का आया था,
या जो कॉर्नवालिस ने कही थी भाई, इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम होना चाहिए। तो उसके अंदर क्या हो रहा था, भाई भतीजावाद बहुत था। जो कंपनी के बड़े आदमी थे या गवर्नमेंट में जो बड़ी पोस्टों पे थे, वे अपने बच्चों को उसमें डायरेक्ट लगवा देते थे। इसके अंदर इन्होंने क्या कहा भाई, ओपन कंपटीशन है, पूरा एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, और जो उसमें सेलेक्ट होगा वो ही आगे चल पाएगा। ठीक है। पर इस जैसे ही ये फैसला आया कि भाई इसमें इंडियंस भी पार्टिसिपेट करेंगे, इस चीज का बहुत क्या कहेंगे, अपोज हुआ। सबसे ज्यादा अपोज किया किसने? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने। क्या कोई बच्चा बता सकता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या थे या कौन थे? अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, हु वर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। मर्चेंट। करेक्ट, मर्चेंट्स या जो शेयर होल्डर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। ठीक है। और शेयर होल्डर भी है नहीं कि एक दो शेयर जिसके पास है, लाखों शेयर जिसके पास थे वो। ठीक है। और इसी के अंदर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया या लॉ कमीशन का गठन होगा इंडिया के अंदर। किसके थ्रू आया था? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसके अंदर बस इतना ही था, मेन तो यही था, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी गई। और ये वाली चीज, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दी गई पोस्ट। ठीक है। इसके बाद आता है, अरे यार एक तो लाइन, सर चार्ल्स मेटकाफ। ठीक है। 1835 से 36। इसके लिए तो बस इतना ही याद कर लो कि ही इज नोन एज लिबरेटर ऑफ प्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ जाता है। इस बंदे ने क्या किया था कि ही रिमूव्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन वर्नैकुलर प्रेस। वर्नैकुलर प्रेस से रिस्ट्रिक्शन हटा दिया। व्हाट इज वर्नैकुलर? वो प्रेस जो कि लोकल भाषा में लिखी जाती है। जैसे बंगाल के अंदर बंगाली बोली जाएगी, बंगाली में ही खबर दी जाएंगी, ऐसा नहीं था। इंग्लिश में ही अखबार छपेगा, इंग्लिश में ही लोगों को पढ़ना होगा। तो इस बंदे ने क्या करा, वर्नैकुलर प्रेस की को आज़ाद कर दिया कि भाई अगर आप बंगाली हो, बंगाली में खबर लिख सकते हो तो लिखो। ठीक है। इसके लिए यही है, बड़ा विरोध हुआ इसका। और फिर आ जाता है नया बंदा, लॉर्ड ऑकलैंड। यह सबसे बड़ा कॉमेडी था। 1836 से 42 इतनी हवा में आ गए कि अफगानिस्तान पे हमला कर बैठे। फर्स्ट अफगान वॉर किसके अंडर हुआ? लॉर्ड ऑकलैंड के अंडर। और इसमें कौन जीत गया? अफगान जीत गए। अफगान वॉन। इसको ऑकलैंड्स फॉली भी कहते हैं कि ये इतनी मूर्खता कैसे कोई कर सकता है। वहां पे ट्रिपाट्रिएट संधि होती है, ट्रिपाट्रिएट ट्रीटी किस किस के बीच में होती है भाई? इंग्लिश, रंजीत सिंह और अफगान। ठीक है। इसके बारे में बस इतना ही जानना है कि अफगान युद्ध किसके राज्य में या किसके काल में हुआ, तो ही वॉज लॉर्ड ऑकलैंड। 42 तक आ गए, 48 तक जाना है। इसके बाद आते हैं, इसको फटाफट हटा दिया जाता है कि कैसा मूर्ख व्यक्ति तुमने ये भेजा है यहाँ पे। एलिंग्ब्रो। 1842 से 44 आते हैं ये लोग। और ये सबसे पहला कार्य क्या करते हैं? फर्स्ट अफगान वॉर को खत्म करवाते हैं भाई। अफगान वॉर एंडेड इन हुज टाइम? लॉर्ड एलिंगबर्ग। ठीक है। और फाइनली एनेक्सेशन ऑफ सिंध। ठीक है। अंडर चार्ल्स नेपियर। और लास्ट बंदा है लॉर्ड हार्डिंज। सिंध तक देखो अंग्रेजों का शासन आ गया है। अभी जो इंडिपेंडेंट राज्य है वो है पंजाब, जिसको नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे। ये आज का लास्ट बंदा है लॉर्ड हार्डिंज, 1844 से 48। इसके कार्यकाल में फर्स्ट एंग्लो
सिख वॉर होता है, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की जाती है 1846 के अंदर। बस यहाँ तक आज की क्लास रखेंगे। 50 मिनट्स की क्लास ऑलमोस्ट हो चुकी है। और अब नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा सिख एम्पायर के बारे में स्टडी करेंगे और इसको ये लोग कैसे कब्जाते हैं, प्लस में 1857 तक अंग्रेजों का क्या शासन रहा उसके बारे में अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। तो लेट्स रैप इट अप। और किसी को कोई डाउट किसी से भी रिलेटेड आप पूछ सकते हो। जो जो नहीं भैया। जो ट्रीटीज हुई हैं या जो चार्टर आए हैं, किस चार्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं जल्दी बोलता हूँ, एक बार दोबारा से वीडियो देख सकते हो अगर नोट्स अपने ढंग से अपडेट करने। बाकी जो भी बुक फॉलो कर रहे होगे उसमें सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। लेट्स रैप इट अप फॉर टुडे। बाय, टेक केयर।